बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज दिसंबर की 10 तारीख और पाकिस्तान में इस वक्त इतवार की रात है। आज अभी तक की इम्पोर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का ब्रांड तबादले। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, ये उनके करीब तरीन समझे जाने वाले साथी, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा कुर्बत का, जो सारे लोग समझते हैं कि उनके साथ बहुत कुर्बत थी, असद तूर साहब, उन्होंने अपने वीलॉग के अंदर जो इंकशाफात कर छोड़े हैं और जो इल्ज़ामात लगा छोड़े हैं, उसके बाद ब्रांड काजी फ़ाइज़ ईसा एटलीस्ट जो है उसको बहुत गहरा और सख्त नुकसान पहुंचा है। हम आपको जो असद तूर साहब ने कहा और दुरुस्त कहा, उनके जो बातें हैं वो बिल्कुल दिल को लगती हैं। उनके साथ इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन सताइश करनी पड़ेगी जहां पर वो मुनासिब और दुरुस्त बात कर रहे हैं तो उनकी बातों में वज़न है। और उसके बाद हम कुछ अपनी गुजारिशात भी सामने रखेंगे अदब के साथ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने, और सवालात पूछेंगे कि ये दोहरे मेयार क्यों है इंसाफ के उनकी अदालत के अंदर। दूसरी खबर आपके सामने रखनी है, इस्तेहकाम पार्टी ने 64 सीटों का मुतालबा कर दिया है। हंसी आ सकती है, लेकिन चले, मर्जी है, जो दिल करता है कर दें। 64 सीटें इस्तेहकाम पार्टी ने मांग ली हैं नून लीग से, और वो अब नून लीग ने कहाँ से देनी है ये हमें नहीं पता, क्योंकि नून लीग के पास तो अपने पास 64 सीटें नहीं हैं। तो 64 सीटों का जो तकाजा है वो अब इस्तेहकाम पार्टी ने नून लीग से कर छोड़ा है। ये सारा क्या मामला है ये आपके सामने रखेंगे। और फिर जावेद हाशमी साहब ने आखिर पर आपके सामने सुनवाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की एजेंसीज़ ने उन्हें जब उठाया तो किस तरीके से तशद्दुद किया, उनको बर्फ़ के ऊपर कपड़े उतार के लटाया गया, उनके जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं रहने दिया, किस तरह तशद्दुद किया। लेकिन जावेद हाशमी भी बोल उठे हैं कि आज जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये उन्होंने उस ज़माने में भी होते नहीं देखा। मीन जावेद हाशमी साहब ने अपने ऊपर जुल्म बताया, लेकिन बताया कि जो आज हो रहा है वो उस जुल्म से भी ऊपर है। ये क्या सारी स्टोरी है, ये आपके सामने रखते हैं। सबसे पहली खबर की तरफ आते हैं जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में है। और हम सबसे पहले आपको असद तूर साहब, जो जिनके ऊपर माजी में हमने बड़ी तनकीद की हुई है, आपको पता है, और माजी के अंदर हम बहुत सारी ऐसी बातें जो हमें उनकी पसंद नहीं, पॉलिटिकल, या उन्हें हमारी पसंद नहीं, वो हम पे तनकीद करते रहे, हम उन पे तनकीद करते रहे, और ये बिल्कुल जायज़ था हमारा उन पर तनकीद करना या उनका हम पे तनकीद करना, क्योंकि पॉलिटिकल डिफरेंस था। लेकिन दो लोगों का एहतराम जो है वो करना पड़ेगा, एक नूरानी साहब और एक असद तूर। सही को सही कहना पड़ेगा, गलत को गलत कहना पड़ेगा। माजी में जो भी डिफरेंसेस हुए, लेकिन ये दो लोग पाकिस्तान की पूरी सहाफ़त के अंदर, माजरत के साथ मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये जो लिबरल साइड थी, इसके ये जो दो लोग हैं, इन्होंने अपने स्टांस को प्रूव किया और अपनी उसी जगह पर खड़े रहे जहां पर ये पहले खड़े थे। बाकी तमाम लोग, वो भले छछूंदर हो, भले लौंडा लपाड़ा हो, वो जितने भी बाकी जो सारे रंगबाज हैं, वो पहले कानून की हाकमियत, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रूल ऑफ लॉ, कस्टोडियल टॉर्चर, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आवाज़ें उठाते थे। विमेन राइट, ह्यूमन राइट, इन सारी बातों पर आवाज़ उठाते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब इसका शिकार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो सियासी तौर पर इनके मुखालफिन है, जिन्होंने इन्हें लफाफे नहीं दिए, इनकी जेबें नहीं भरी, या जिनसे इनका इख्तलाफ है फ़िक्री तौर पर, तो इन्होंने ना रूल ऑफ लॉ के लिए बात की, ना फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए बात की, ना किसी और चीज़ के लिए बात की। ये तमाम लोग जो हैं इन्होंने सपोर्ट किया इस सारी फस्तायत को, सारे फाशिज़म को। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि दो लोग जो इमर्ज किए इन सब लोगों के अंदर से, इस सारी गंदगी में से, जो दो लोग जो हैं वो उन्होंने अपना आप को निखर कर वो सामने आए, जिनके साथ मेरे जितने भी इख्तलाफात माजी में हों उनकी इस काम की तारीफ़ करनी पड़ेगी। वो एक नूरानी और दूसरा जो असद तूर हैं, उन्होंने फेक लिबरल्स की तरह जो उनके पहले स्टांसेस थे उनके अगेंस्ट नहीं गए, लेकिन आज भी वो अपने नज़रिए पर खड़े हैं। और नज़रिया है सिविल सुप्रीमेसी, नज़रिया है फ्रीडम ऑफ स्पीच। उनका नज़रिया ये है कि इंसानी हकूक़ की पामाली ना हो, विमेन राइट्स हों, ह्यूमन राइट्स हों, सहाफ़ियों को आज़ादाना काम करने की इजाज़त हो। तो सबसे पहले ज़रा असद तूर साहब कहते क्या हैं ये सुन लीजिए, और उसके बाद हम आपको उसके ऊपर फिर हम तज्जिया करते हैं आपके सामने। अब फौज उन 103 लोगों को हमसे बेजा में रख के अपने पास बैठी हुई है और उसके खिलाफ कंटेम्प्ट की पिटीशन भी मूव किया सिविल सोसाइटी ने। लेकिन फौज कह रही है डंडा हमारे पास है, बंदूक हमारे पास है, लेके दिखा सकते हो, 103 लोग तो लेके दिखा दो।
किस दौर में ये रूल ऑफ लॉ को और आइन को और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बूट के नोक पे रख रहे हैं हमारी पाक फौज, जब चीफ जस्टिस कादी फायजीसा हैं इस मुल्क में। दो जजेस का ना होना बड़ा अहम है। जस्टिस मंसूर अली शाह बार बार बात करते रहे कि नैब और दीगर अदालतों में फौज और जजेस क्यों नहीं आ सकते इनके दायरा कार में। जाहिर बात है वो सवाल यहाँ पर भी उठाते कि अगर फौज अपने लोगों को सिविलियन इंस्टीट्यूशन के अंदर ट्रायल नहीं होने देती तो सिविलियन को अपने अंडर क्यों ट्रायल करने देते। इसी तरह जैसे जतर मिल्ला, वो भी शख्सी आजादियों के लिए उनकी लिबरल अप्रोच बहुत क्लियर है। तो इन दोनों जजेस को ना शामिल करके माजरत के साथ ये फौज को बड़ा अच्छा बेंच दिया गया है। ठीक है, इसमें एक दो जजेस के अलावा काम यस है। मुझे बड़ा दुख होता है अब ये देख के कि माजी में जो हमारी मुजामत के भी कई इस्तियारे रहे हैं, अब वो भी अल्लाह ही रहम करे क्या कर रहे हैं। और मुझे इसीलिए अफसोस होता है कि जब नादान गिर गया सजदे में, जब वक्त क़याम आया वाली हालात हैं उन सबके, कौन कहाँ पे जा रहा है, कौन ISI वालों से मिलता है, कौन लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द मंडला रहे हैं। हम बताएंगे, फिर हम बात करेंगे इसके ऊपर। और फिर अगर तो होना कि चले वो मंडला रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनका जो एजेंडा है वो रिफ्लेक्ट होता नजर नहीं आ रहा, तो फिर भी हम कहें चलो ठीक है यार, वो अपनी टिपोसियां मारते रहे। लेकिन अगर उनका एजेंडा रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा तो विल टॉक, हम बात करेंगे। अब जबकि वो लोग दाना चुग रहे हैं, मुझे अफसोस हो रहा है कि ये लोग इतने कमजोर निकले कि इस पर जा गिरे, और फिर मैं उनकी आप तक एक्सेस देख के मजीद परेशान होता हूँ और मायूस होता हूँ जिस अंदाज में अब सब कुछ हो रहा है, जिस अंदाज में पोलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, और उस पर जिस तरह आप खामोश बैठे हुए हैं कि लाइक कुछ हो रही नहीं है। क्या आप चाहेंगे कि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन आप चीफ जस्टिस और रिग दो? क्या बचेगा फिर पीछे, बताइए। और सर ये बात याद रखिए, हम मायूस हैं। तो आपने ये सुना कि असद तूर साहब जो हैं ये अपने घर के आदमी समझे जाते हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के। उनका बहुत ही करीबी ताल्लुक़ रहा है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ, कोई इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकता उनके ताल्लुक़ से। और जो उनका रिलेशनशिप रहा है वो बहुत ही कुर्बत वाला रिलेशनशिप रहा है। आपको याद होगा कि उनके घर तक जाते थे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, और जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, उस वक्त की एजेंसीज थी, उन्होंने रेफरेंस बनाया था, तो असद तूर हरावल दस्ते में थे जिन्होंने उनका दिफा किया था। उनके लिए और उनकी बेगम के लिए जंग लड़ी थी। वो जायज़ थी जंग या गलत थी, उसके ऊपर हर एक का अपना तजिया हो सकता है, लेकिन ये जंग लड़ी गई थी, तब असद तूर को उसमें माइनस नहीं किया जा सकता। आज असद तूर जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से जो उन्होंने सवाल पूछे हैं वो आपके सामने हैं। उन्होंने बहुत ही खौफनाक बातें कर दी हैं, बहुत ही होशरुबा बातें कर दी, लेकिन दुरुस्त बातें हैं, सच्चाई है उन बातों को, वो दिल को लगती हैं। उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से पूछा है कि जो तमाम लोग मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर बड़ा वाज़े ओपिनियन रखते थे, वो जस्टिस अतर मिल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, उनको आपने इस बेंच पे नहीं डाला और आपने मर्ज़ी से वो बेंच दे दिया है जो चाहती थी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, वो दे दिया। फिर उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर खुलकर बात की, फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन पर, फिर ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो वायलेशंस हो रही हैं उसके ऊपर बात की। फिर उन्होंने कहा कि आपकी नाक के नीचे जाली इलेक्शन होंगे तो क्या आपको ये काबिल कबूल है? बहुत बड़े सवालात उन्होंने उठा दिए हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की क्रेडिबिलिटी पर, उनके ब्रांड पर। दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप ये कहें कि कारी ज़रब लगी है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ब्रांड को उनके अपने बहुत ही करीबी समझे जाने वाले साथी से, तो ये गलत नहीं होगा। यहाँ पर मैं एक दफ़ा फिर आपके सामने ये रख दूँ कि माजी में बहुत तनकीद की है असद तूर के ऊपर, लेकिन असद तूर उन चंद लोगों में से, बल्कि ये दो ही लोग निकले हैं जैसे मैंने आपको कहा, अहमद नूरानी और असद तूर, जो दूसरे फेक लिबरल्स जो हैं वो छछूंदर हो, लौंडा लपाड़ा हो, वो जितने भी सारे के सारे हैं उनकी तरह, वो इसलिए उन्होंने जुल्म को पसंद नहीं फरमाया कि वो जुल्म जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो रहा है, इमरान खान से हो रहा है, शहबाज गिल से हो रहा है, वो किसी और शख्स से, इमरान रियाज से हो रहा है, ये हमें पसंद नहीं है तो इस पर जुल्म हो रहा है तो ठीक हो रहा है। ये जो है शख्स हमें पसंद है, इस पर ज़रा सा जुल्म भी होगा तो हम आवाज़ उठाएंगे। ऐसा नहीं इन दो लोगों ने किया, ये अपने असूल पर खड़े रहे और आज भी उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सच्चे सवालात पूछे हैं और इतने दुरुस्त सवालात हैं कि हमें कवर करना पड़ा। हमने इन पर एहसान नहीं किया, हमें इनकी स्टोरी को कवर करना पड़ा, क्रेडिट देना पड़ा और इनके इस कंट्रीब्यूशन को मानना पड़ा। अब कुछ सवालात मैं रखना चाहता हूँ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के सामने, और जैसे असद तूर साहब ने उनसे सवालात पूछे उसी तरह मेरे उनसे कुछ सवालात हैं कि जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन
थे और सुप्रीम कोर्ट में केस आया तो आप उस वक्त खुलेआम फुल बेंच का तकाजा करते थे कि ये मामला ऐसा है, सियासी है, फलां है, तो उसमें फुल बेंच में ये फैसला होना चाहिए। और अब जब आपके सामने इलेक्शन का मामला आया तो आपने सिर्फ 3 रुकनी बेंच से ही काम चला लिया, अब आपको फुल कोर्ट याद नहीं आया। ये दोहरा मेयार काजी साहब यहाँ क्यों है? और फिर जब आप चीफ जस्टिस नहीं थे तो आप उस वक्त के चीफ जस्टिस को हर हफ्ते तकरीबन ख़त लिखते थे, और वो ख़त जो है वो चीफ जस्टिस तक पहुंचने से पहले मीडिया तक पहुंच जाता था, और जिस ख़त को मीडिया के ऊपर पूरे ज़ोर शोर से नशर किया जाता था। आज इमरान खान ने एक ख़त लिखा जो मीडिया पर ख़त नहीं गया, सिर्फ उस ख़त की इन्फॉर्मेशन गई, तो उस पर आपने इतना गुस्सा किया। ये दोहरा मेयार जनाब क्यों है? आप इतने सीखपा क्यों हो गए? जब चीफ जस्टिस आप नहीं थे तो 6 घंटे लापता रहने वाले मतीउल्लाह जान के घर चले गए, दुरुस्त किया आपने, हम ये नहीं कह रहे गलत कहा, लेकिन जब आप चीफ जस्टिस हैं तो औरतों को, सियासतदानों को लापता किया जाता है। अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया, उसका केस आपके सुप्रीम कोर्ट में पहले बंदयाल साहब दबा गए, अब आप दबा कर बैठे हैं। लापता अफराद की पिटिशन्स बेशुमार आपके सामने हैं। आपको बड़ा खुला पॉइंट ऑफ व्यू था चीफ जस्टिस बनने से पहले, आज आप उनके ऊपर मुकम्मल खामोश हैं। ये दोहरा मेयार सर क्यों है? जब आप चीफ जस्टिस से नहीं थे तो आप ये एतराज़ उठाया करते थे कि रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो किसी भी केस की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर, किसी केस ने लगना है कि नहीं लगना, काबिल समात है कि नहीं, उसके ऊपर एतराज़ात लगाना, या रजिस्ट्रार ऑफिस की जो ताकत थी, उसका जो रोल था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस पर बहुत शदीद तनकीद करते थे। अब आप खुद चीफ जस्टिस बने हैं तो आप रजिस्ट्रार के दफ्तर से पटिशन्स को जो है समात के काबिल और नाकाबिल समात करार दिलवा रहे हैं। सर ये दोहरा मेयार क्यों है? आपके खिलाफ रेफरेंस आया तो रेफरेंस के खिलाफ पटिशन में आपने फुल कोर्ट बनवाया, इतना शोर मचाया आपने कि फुल कोर्ट बनना चाहिए, और आपका हक था, मैं एग्री करता हूँ, फुल कोर्ट बनना चाहिए था, ताकि एक वो पोलिटिसाइज किस्म का मामला लग रहा था। अच्छा हुआ कि फुल कोर्ट ने उसे सुना, मर्जी के उसमें जज डले उस टाइम। लेकिन आज जब आप चीफ जस्टिस हैं तो मज़ार अली अकबर नकवी के रेफरेंस के अंदर आपने 3 रुकनी हम ख्याल, कहा जा रहा है, हम नहीं कह रहे, मीडिया कह रहा है सारा, हम ख्याल बेंच जो है वो तश्कील दे दिया है। तो ये दोहरा मेयार सर क्यों है? जब आप चीफ जस्टिस नहीं थे तो आप कहते थे मुकदमा पनामा का था और फैसला गैर मुतल्लका अकामे का आ गया। ये आपने फरमाया था कि मुकदमा तो नवाज शरीफ का पनामा का था, ये फैसला जो है वो गैर मुतल्लका अकामे का आ गया, ये आपने फरमाया था। अब जब आप चीफ जस्टिस हैं और आप केसेस सुन रहे हैं तो फैज़ाबाद धरने के मुकदमे में खामखा में आप 2014 का धरना घसीट लाए, बीच में तारुल कादरी साहब को घसीट लाए, बीच में इमरान खान को घसीट लाए, उनके बारे में रिमार्क्स कहे, उनको इंसल्ट करने की तारुल कादरी को कोशिश की। वो समझ नहीं आई हमें कि ये दोहरा मेयार क्यों। यहीं पर बात ख़त्म नहीं हुई। बैरिया टाउन का मुकदमा था, 190 मिलियन अलकादर ट्रस्ट का कुछ लेना देना नहीं था, आप उसको बीच में घसीट लाए। बिल्कुल ये दोहरा मेयार। हम पूछेंगे आपसे क्यों है सर? फैज़ाबाद केस की नज़रसानी केस में आप 9 मई को ले आए और आपने उस फैज़ाबाद नज़रसानी केस के अंदर समझ नहीं आई कि 9 मई को लाने का क्या तुक बनता था वहाँ पर, लेकिन आप लाए सर। ये दोहरा मेयार क्यों आपका? जब आप चीफ जस्टिस नहीं थे सर तो आप कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का अमल दरामद बेंच जो है उसकी कोई आईनी हैसियत नहीं, सुप्रीम कोर्ट को अमल दरामद बेंच नहीं बनाना चाहिए। जब आप खुद चीफ जस्टिस बने हैं सर तो फैज़ाबाद धरना केस की अमल दरामद के लिए आपने बेंच बना डाला है। ये दोहरा मेयार सर क्यों है? जब आप चीफ जस्टिस नहीं थे तो सुप्रीम कोर्ट की खाली नशिस्तों पर जज लाने के लिए आप आए रोज़ ख़त लिख देते थे चीफ जस्टिस को और दूसरे जो रेलिवेंट लोग थे उनको। अब आप खुद चीफ बने हैं तो पहले सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिटायर होने का आपने इंतज़ार किया ताकि आपके ख्याल में जो मुनासिब जज हो वो आप लगा सकें, और अभी भी 3 माह से एक नशिस्त आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर खाली रखी हुई है ताकि लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो गालिबन या शायद या प्रामा फशाई या रिपोर्टरली या मुबैना तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट के जज ना बन सकें। इसी तरीके से हमने आपको बताया कि सिंध हाई कोर्ट भी जब तक वो रिटायर नहीं हो गए आपने वो असामी फिल नहीं की। और भी सर बहुत लंबी लिस्ट है, वक्त कम है, यहाँ व्लॉग के अंदर हम वो बात कर नहीं सकते, लेकिन आपसे गुजारिश है सर कि तब और आज ये दोहरे मेयार सर क्यों हैं?
उसके बाद जो अगली आपसे बात पूछनी और जो हमने वीडियो दिखाई, वो चीज़ें हम तो कह नहीं सकते थे, जो असद तूर ने कही हैं वो असद तूर ने कही हैं, उसका आपको जवाब देना चाहिए और दुरुस्त कही हैं। हम कह नहीं सकते थे, हमारे तो पर जलते हैं, लेकिन असद तूर साहब ने आपसे ये जो सवालात पूछे हैं ये मुनासिब सवालात हैं, और आप अगर अपने ब्रांड को या अपनी लेगेसी को ज़रा सा भी बचाना चाहते हैं तो आपको इन सवालों के जवाब भी देने चाहिए और अपने आप को रीथिंक करना चाहिए सर, कि आप जब चीफ जस्टिस हैं तो मुल्क के साथ क्या हो रहा है, अदालत के साथ क्या हो रहा है, आपकी आंखों के, आपकी नाक के नीचे पूरे मुल्क में क्या हो रहा है, आप पहले क्या फरमाते थे, आप आज क्या फरमाते हैं, और पाकिस्तान के अंदर इस टाइम चल क्या रहा है और लोग आपको कैसे याद कर रहे हैं और कैसे याद करेंगे। असद तूर आपको आज अगर ऐसे याद कर रहे हैं तो सोचें पाकिस्तान की आम आवाम आपको कैसे याद करेगी। बहरहाल फैसला आपने करना है, आप मोहतरम हैं। अगली खबर जी हम आपको जो दे रहे हैं वो तहरीके इस्तेहकाम है। तहरीके इस्तेहकाम ने 64 सीटें मांग ली हैं। वो हमारा पंजाबी का एक मुहावरा है, समझना आपने खुद ही है, कि भूखे ने भूखे को जफ्फी डाली, दोनों को गश पड़ गई और वो गिर गए, क्योंकि वो जब जफ्फी डाल के उन्होंने ताकत लगाई तो क्योंकि जिस्म में जान नहीं थी तो वो दोनों को गश पड़ गई। तो अब बात ये है कि तहरीक इस्तेहकाम जो कि गैर मुस्तहकम हो चुकी है, उन्होंने पूरी 64 सीटें मांग ली हैं जी। 44 सीटें रिपोर्टेडली पता चला है पंजाब असम्बली की उन्होंने मांगी है नून लीग से सीट एडजस्टमेंट के, वहाँ नून लीग अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, इनको सपोर्ट करेगी, और 20 सीटें उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर मांगी हैं। हाँ, पता ये चला है कि ओन चौधरी साहब की सीट जो है वो भी उन्होंने मांगी है कि उनके ख़िलाफ़ भी कोई ना, जाहिर बात अलीम ख़ान साहब और उसके साथ खकवानी साहब और बहुत सारे जो दोस्त हैं, उनकी नमान लंगड़ियाल हैं और उनके जो अपने बहुत सारे दोस्त हैं, उनकी उन्होंने कहा है कि इन लोगों के सामने आप लोगों ने अपने कैंडिडेट खड़े नहीं करने। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आप किसी से जो चीज़ मांगें वो पहले उसके पास हो तो वो आपको देगा। तो ये तो वैसे ही है कि आप कहीं पर जाके कहें कि आप मुझे भट्ट साहब कहते रहें, मैं आपको मियाँ साहब कहता रहूँगा, तो आप दोनों जो हैं वो खाली हाथ हैं। आप बस फिर वो लालची की मौत गप्पी के हाथों होती है, हमने तो यही सुना था। तो अब आप पता नहीं लालची हैं या पता नहीं आप गप्पी हैं या नून लीग लालची है या गप्पी, बहरहाल आप में से एक गप्पी है एक लालची है, उनके पल्ले कुछ है नहीं और आप उनसे 64 मांग रहे हैं। तो ये इनके हालात हैं और ये अब एक दूसरे के साथ छितरो छितरी होंगे, मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि ये मियाँ साहब तो इनकी औकात, मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ और मैंने आपको ये बताया था कि ये तहरीक इस्तेहकाम के एक सीनियर लीडर जो तहरीक इस्तेहकाम को ज्वाइन कर चुके हैं, उन्होंने मुझे ये खुद टेलीफोन पर ये बताया, ये मैं आपको पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ कि यार हमें नहीं उम्मीद कि 2-3 सीटों से ज़्यादा नवाज़ शरीफ हमें ऑफ़र करेगा, और वो 2-3 सीटें भी एक ओन चौधरी की होगी और एक फ़लाँ की और एक फ़लाँ की, एक अलीम ख़ान की और एक फ़लाँ की। तो इन हालात में जब ये खुद ये सोच रहे हैं कि इन्हें 2-3 सीटें मिलनी हैं, तो इन्होंने वो कालीन बेचने वाले दोस्त होते हैं ना, जो 500 का कालीन जो है वो सीधा ही उसका जो है वो 1.5 लाख रुपए मांगते हैं और फिर आखिर पे 500 में दे के जाते हैं। तो वो इनकी हालत है। बहरहाल आप देखते हैं कि ये कैसे एक दूसरे के साथ इज़्ज़त अफजाई करते हैं, लेकिन ये हालात हैं कि इस्तेहकाम पार्टी अब जो है वो 64 सीटें मांग रही है, 44 प्रोविंशियल असम्बली पंजाब की और 20 कौमी असम्बली की। देखते हैं कि इनके साथ क्या होता है। अच्छा जी, आखिरी खबर जो आपके सामने रखनी है, तकलीफ़ दे है, वो पहले आप ये सुनिए कि क्या कह रहे हैं जो मखदूम जावेद हाशमी हैं। आप सबको पता है पॉलिटिकली उनके साथ इख्तलाफ हो सकता है, हमारा भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ही डिसाइसिव वक्त पर उन्होंने छोड़ा था, इल्ज़ामात भी लगाए थे, उसके ऊपर अभी भी हमारा उनसे इख्तलाफात है, क्रिटिसिज्म भी है, लेकिन जो उनका माजी का कंट्रीब्यूशन है, जिस तरीके से उन पर तशद्दुद किया गया, जिस तरीके से वो उन्होंने जुल्म बर्दाश्त किया और जमहूरियत के लिए खड़े हुए उस वक्त, वो उनसे कोई क्रेडिट उनका नहीं ले सकता। तो आज उन्होंने क्या कहा है ये पहले सुनिए, फिर आपको बताते हैं। आज जो लोगों के साथ, पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ, उनके घर वालों के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, मैंने अपनी आंखों से कभी ऐसा देखा नहीं है। मुझे बर्फ के ब्लॉक पे लिटाया गया था, मेरे कपड़े उतार के, मेरी टाई भी नहीं रहने दी, मेरी अंडरवियर भी नहीं रहने दिया, और फिर हाथों में हथकड़ियाँ भी लगी हुई थी। आपने सुना कि मखदूम जावेद हाशमी ने बताया कि उनके ऊपर अक्सर ये कहा जाता है ना मीडिया के ऊपर कि ये सब कुछ पहले भी हुआ हुआ है, अक्सर आप ये सुनने में मिलते हैं, वो जी ये हमारे साथ भी हुआ हुआ है, हमने भी जेलें काटी, हमने भी ये किया है।
आपको ये पता होना चाहिए कि मखदूम जावेद हाशमी से ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, जब मैं अरेस्ट हुआ था वहाँ मुझे भी बताया गया आखिरी दिनों में जेल के अंदर कि किस तरीके से क्या हाल किया था मखदूम साहब का। तो पाकिस्तान के अंदर जो वर्स्ट चंद तशद्दुद के केसेस हैं जिनमें मुझ जैसी नाचीज़ भी शामिल है, वो उनमें अगर कोई सुर्खेल लोग जो चंद हैं तो उनमें एक का मखदूम जावेद हाशमी है जिनके ऊपर शदीद तशद्दुद है। मीन जैसे मैं अभी तक अपनी एक टांग जो है उसका इलाज करवा रहा हूँ, मैं अभी तक सही तरीके से दुरुस्त तरीके से चल नहीं सकता, मेरा एक जॉ टूटा हुआ है। तो ये मेरे से भी कहीं ज़्यादा तशद्दुद जो है, मेरे से भी कहीं ज़्यादा जो मैं ये कहूँगा तकलीफ़, अज़ियत और नुकसान जो है वो जावेद हाशमी साहब को पहुँचाया हुआ है। तो वो क्या फरमा रहे हैं वो आपने सुन लिया कि उन्होंने ये कहा है अपने मुंह से कि जो जुल्म उन पर हुआ, आज जब वो देखते हैं तो जो जुल्म उस टाइम हुआ आज उससे कहीं ज़्यादा जुल्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर हो रहा है। तो आप इससे खुद अंदाज़ा लगा लें कि जावेद हाशमी जैसा बंदा जिसके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए थे, वो अपने मुंह से ये इकरार कर रहा है कि जो आज हो रहा है वो पाकिस्तान के अंदर हमने होते नहीं देखा। तो इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान किधर चला गया और पाकिस्तान किधर लेकर हम जा रहे हैं। अल्लाह हमें हदायत दे, हमारे ताकतवर लोगों को हदायत दे, और हम एक दफ़ा दोबारा से सोचें कि ये जुल्म का निज़ाम जो है ये हमें अब बंद करना चाहिए, क्योंकि मुल्क जो है वो ऐसे चल नहीं सकता। अगर हमने मुल्क चलाना है तो हमें रीथिंक करना पड़ेगा कि ये हम जुल्म जो है ये हमने किस हद तक करना है और कहाँ तक करना है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।